अजीब मुल्क है। इस मुल्क में वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया जाता है, साहब का वज़ीर आज़म को, और उसके ऊपर न गवाह मिलते हैं ना उसका मर्डर का पता लगता है। अजीब मुल्क है। इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, कातिलाना हमला होता है, लेकिन ना उसके गवाह मिलते हैं ना उसकी FIR दर्ज होती है। अगर गवाह मिले भी, वो अपनी मुद्दत में FIR दर्ज नहीं करा सकता। इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म, इस पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान, अपनी मुद्दत में FIR दर्ज नहीं करा सकता, इसलिए कि उसमें एक ताकतवर शख्सियत का नाम है। नहीं करा सकता FIR दर्ज उसके खिलाफ, बस नहीं हो सकता ये काम। एक्सपोर्टर्स की बिल्कुल एक्सपोर्ट गिर गई है, फार्मास्यूटिकल तबाही की तरफ पहुंच गई है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़त्म होने के करीब आ गई। फैसलाबाद में लूमें, लोग लूमें निकाल के लोहे के बाव लूमें बेच रहे हैं। आटा हमारे दौर में मैक्सिमम 56-60 रुपए तक गया था, आज डबल हो गया आटा। 200 रुपये का आटा कराची में मिल रहा है इस वक्त, इश्तिहार दे रहे हैं लोग 200 रुपये के आटे का, और हमारी हुकूमत सर रख के सो रही है। मैं बोलूँगा पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए बोलने को आप नाम दे देते हैं कि जी आपने तो दुश्मनी कर ली अमेरिका से, आपने तो दुश्मनी कर ली चाइना से, आपकी खारजा पॉलिसी फेल हो गई। हर वो खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ होगी फेल होनी चाहिए। हर वो खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान के मफाद में होगी उसको सपोर्ट करना चाहिए। इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान ने कहा था कि जो साइफर हुआ है अमेरिका, मैं उसके खिलाफ हूँ। क्यों ना हो? हमारे मुल्क की पॉलिसी, हमारे मुल्क की गवर्नमेंट का तब्दील होना, हमारे मुल्क में नए इंतखाबात होना ना होना, ये हमारा ज़ाती मामला है। इसका मकसद अमेरिका से या किसी मुल्क से दुश्मनी नहीं है। मेरे घर का मामला है, मैं अपने घर में तय करूँगा। अगर हमारे घर में लड़ाई होती है दो भाइयों में या मियाँ बीवी में, तो पड़ोसी का हक नहीं है कि वो उसके अंदर इंटरफेयर करे। सिंध हुकूमत का वतीरा रहा है कि वो एक नया सिस्टम ईजाद करना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर से कराची को चलवाएंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटर पहले मुर्तज़ा वहाब नाकाम हुए, अब उन्होंने डॉक्टर साहब को लगा दिया। ये एक पॉलिटिकल पोस्ट है। डॉक्टर साहब ने मेरे साथ काम किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से, ईमानदार आदमी है, लेकिन सिर्फ ईमानदारी काफ़ी नहीं है कराची को रन करने के लिए। कराची में एक और अथॉरिटी के साथ एक मेयर चाहिए, एक ऐसा मेयर चाहिए जिसके पास पावर्स हों, जिसके पास इख्तियार हो, जिसके पास पैसा हो, जो कर सके कराची के लिए कुछ ना। खानापुरी के लिए क्योंकि MKM को खुश करना था और MKM अपना बंदा ला नहीं सकती थी, इसलिए कि उनकी फाइलें बड़ी हैं, तो लिहाजा एक ऐसा आदमी ला के लगा दिया जाए जिसमें सब खुश हो जाए। सब खुश होने के लिए आदमी को आइसक्रीम बेचनी चाहिए, अगर सबको खुश करना है तो। ये सियासत और ये मुल्क चलाना, इसमें आप सबको खुश नहीं कर सकते। आज मुल्क में जो हाल हुआ इकानमी का, उसके ऊपर तफसीलन बात तो मुजम्मिल करेंगे। उनको आज हमने ज़हमत इसलिए दी है कि वो आज आपको इकानमी के ऊपर तफसील से बता सकें। लेकिन जो इकानमी का इस वक्त एक हाल है, जो एक ले मैन की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप कैमरा मैन के घरों पर गुजर रही है, या आपके रिपोर्टरों के घरों पर गुजर रही है, या हमारे जैसे मुतवस्सित तबके के लोगों के ऊपर गुजर रही है, उसमें हालात ये हैं कि जो इम्पोर्ट्स हैं उसके लिए कंटेनर्स पोर्ट पर पड़े हुए हैं। कल मेरी कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट से बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि जी क्या हालात हैं। उन्होंने कहा कि जी बैंक के पास पैसे नहीं हैं LC रिटायर करने के लिए, कंटेनर्स पोर्ट पर पड़े हुए हैं, और जिन्होंने एक्सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, वो अब फ्रेश LCs एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पिछले पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, तो वो उनका माल पोर्ट पर पड़ा सड़ रहा है। एक्सपोर्टर्स की बिल्कुल एक्सपोर्ट गिर गई है, फार्मास्यूटिकल तबाही की तरफ पहुंच गई है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़त्म होने के करीब आ गई। फैसलाबाद में लोग लूमें निकाल के लोहे के बाव लूमें बेच रहे हैं। आटा हमारे दौर में मैक्सिमम 56-60 रुपये तक गया था, आज डबल हो गया आटा। 200 रुपये का आटा कराची में मिल रहा है इस वक्त, इश्तिहार दे रहे हैं लोग 200 रुपये के आटे का, और हमारी हुकूमत सर रख के सो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ इस इम्पोर्टेड हुकूमत से कि क्या हासिल हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और एक उभरती हुई इकानमी को गिराने का। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो अलाकार बने इस हुकूमत को लाने के और इस हुकूमत की सपोर्ट के, कि क्या हासिल हुआ? क्या पाकिस्तान तरक्की कर गया? क्या पाकिस्तान की इकानमी ऊपर चली गई? क्या पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है? हमें ख़तरा यह है कि पाकिस्तान के एसेट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, हो सकते हैं, और पाकिस्तान के एसेट्स अगर खुदा न खास्ता कॉम्प्रोमाइज़ हुए पैसे की खातिर या इकानमी को बचाने की खातिर, तो हम बहुत संगीन हालात से दो चार हो जाएगा पाकिस्तान।
आज भी वक्त है कि हम इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को इसलिए ले जाना चाहते हैं कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है पाकिस्तान की इकानमी को संभालने का। एक मुंतखब हुकूमत, मजबूत हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो, वही पाकिस्तान की इकानमी के हालात को संभाल सकती है, वही पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है। हमने जब भी इंतखाबात की तरफ जाने की कोशिश की, हमारे खिलाफ साजिशों के पहाड़ खड़े किए गए। हमें चैलेंज करते थे कि आप असेंबली डिसॉल्व करें, कल इलेक्शन ले लें। यही लोग सारे चैलेंज करते थे जो झूठ बोलते हैं आज टीवी पर बैठ के। इनकी आपके पास फुटेज मौजूद है। एक तो फुटेज वो है ना जो लीक होती हैं बार बार, जो ये बनाते हैं घरों में बैठ के टोटा फैक्ट्री में। एक फुटेज वो है जो आप लोगों ने बनाई हुई है, आपके सामने इकबाल जुर्म किया है इन्होंने। ये इसाक डार साहब जो आज कराची तशरीफ लाए हुए हैं, वैसे तो इसाक डार और मुजम्मिल असलम एक बैक वक्त एक शहर में नहीं रह सकते, इसलिए हमने इनसे कहा कि आज खान साहब के पास जाके वो इकनॉमी पेपर बनाएं। ये इसाक डार साहब इसलिए आए थे कि इनको इकनॉमी का जादूगर समझा जाता था। ये माने जाते थे कि इनके आने से बहुत बरकतें नाजिल होंगी, इनके कदम रखने से इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। और बात बिल्कुल ठीक है, इनके कदम रखने से इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली गई है। और इन्होंने जितना बेड़ा गर्क करना था इकॉनमी का कर लिया। अब तो मज़ीद पैसा ही नहीं है बेड़ा गर्क करने के लिए। अब तो ऑटो पे लाइन पे लग गया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे, साबित हो गया कि इससे ज़्यादा निकम्मा और नाकारा आदमी कोई दूसरा नहीं है पाकिस्तान में। फैसला ही नहीं कर सकता। कभी बड़े भैया से पूछूंगा, कभी किसी और से पूछूंगा, कभी पिंडी से पूछूंगा, कभी इस्लामाबाद से पूछूंगा, कभी अमेरिका से पूछूंगा। वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फरमा रहे हैं कि उनकी बेइंतहा कोशिशों की वजह से आज वो पाकिस्तान फाइटर्स की ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में चला गया। मुझे ज़रा वो अपनी काविशें हैं वो बता तो दें कि क्या काविशें उनकी। अलावा जेट लेके कभी कतर जाके फुटबॉल मैच देखना, कभी अमेरिका में अपने यारों से मिलना, कभी दोस्तों के साथ यूरोप चले। 17 यूरोप के दौरे किए हैं, 17 इस 8 माह में। आप अंदाज़ा लगाएं उस गरीब मुल्क का जिसका इस वक्त हम गला घोंट रहे हैं इकॉनमी का, जिसमें मज़दूर बेरोज़गार हो रहे हैं, जिसमें मिलें बंद हो रही हैं, जिसमें डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं लोग, जो कंपनीज हैं वो डिफ़ॉल्ट पे जा रही हैं। 17% से ज़्यादा तजावुज़ कर गया है इंटरेस्ट रेट। आप अंदाज़ा लगाएं उस मुल्क का जिसमें तनख्वाहें देने के पैसे हुकूमती इदारों के पास नहीं है। उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर अपने दोस्त यारों को प्राइवेट जेट में, प्राइम मिनिस्टर के जेट में भर के कतर जाके मैचेस देखने बैठ के, और कह रहे हैं कि जी मेरी वजह से पाकिस्तान जो है आज ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ गया। मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि एक तो होता है ना बंदा झूठ बोलता है और एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है, और एक ऐसा शख्स होता है जो इतना बड़ा झूठ बोलता है कि उसको शायद उसके आसपास बैठे लोगों को भी हंसी आती होगी कि क्या कह रहा है। ये वो बिलावल भुट्टो हैं जो एक झूठे वसीयतनामे के ऊपर पार्टी के ऊपर कब्जा करके बैठे, इनके वालिद आसिफ अली जरदारी, और ये उसके को चेयरमैन बन बैठे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज तक पब्लिक में एग्जीक्यूट होने के बावजूद ना उसके गवाह मिले, ना उसका कातिल का कोई सुराग मिला। अजीब मुल्क है। इस मुल्क में वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया जाता है, साबका वज़ीर आज़म को, और उसके ऊपर ना गवाह मिलते हैं, ना उसका मर्डर का पता लगता है। अजीब मुल्क है कि इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट होता है, कातिलाना हमला होता है, लेकिन ना उसके गवाह मिलते हैं, ना उसकी FIR दर्ज होती है। अगर गवाह मिलें भी, वो अपनी मुद्दत में FIR दर्ज नहीं करा सकता। इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म, इस पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान, अपनी मुद्दत में FIR दर्ज नहीं करा सकता, इसलिए कि उसमें एक ताकतवर शख्सियत का नाम है। नहीं करा सकता FIR दर्ज उसके खिलाफ, बस नहीं हो सकता ये काम। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हम एक ऐसे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं कि जिसमें हम अपनी खारजा पॉलिसी भी खुद डिज़ाइन ना कर सकें? क्या हम एक ऐसे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं कि जिसमें हम कभी अमेरिका को अपनी माँ कहें, कभी और दिल से अपना बाप माने? हमारी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है। हम
चाहते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हों कि हम सब ममालिक के साथ बशमूल हिंदुस्तान, बशमूल ईरान, बशमूल अमेरिका, चाइना, यूरोप, हम सब के साथ चलें। लेकिन पाकिस्तान के मफाद में, जहाँ पाकिस्तान का मफाद कॉन्फ्लिक्ट होगा, मेरा पाकिस्तान सबसे पहले होगा मेरे लिए, बाद में अमेरिका होगा, बाद में चाइना होगा, बाद में हिंदुस्तान होगा, बाद में ईरान होगा, बाद में सऊदी अरब, बाद में जापान। मेरे लिए तो पहले पाकिस्तान है। और अगर कहीं पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो मैं बोलूँगा पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए बोलने को आप नाम दे देते हैं कि जी आपने तो दुश्मनी कर ली अमेरिका से, आपने तो दुश्मनी कर ली चाइना से, आपकी खारजा पॉलिसी फेल हो गई। हर वो खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ होगी फेल होनी चाहिए। हर वो खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान के मफाद में होगी उसको सपोर्ट करना चाहिए सबको। इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान ने कहा था कि जो साइफर हुआ है अमेरिका में, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। और क्यों ना हो, हमारे मुल्क की पॉलिसी, हमारे मुल्क की गवर्नमेंट का तब्दील होना, हमारे मुल्क में नए इंतखाबात होना ना होना, ये हमारा ज़ाती मामला है। इसका मकसद अमेरिका से या किसी मुल्क से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये मेरे घर का मामला है, मैं अपने घर में तय करूँगा। अगर हमारे घर में लड़ाई होती है दो भाइयों में या मियाँ बीवी में, तो पड़ोसी का हक नहीं है कि वो उसके अंदर इंटरफेयर करे, कि पड़ोसी बताए कि जी आपकी बीवी ठीक कह रही है। भाई तू कौन है? मैं अपने घर का फ़ैसला खुद करूँगा। मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे ख़ानदान है, उसका फ़ैसला मैं करूँगा। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि मैं पड़ोसी से ताल्लुकात ख़राब कर लूँगा, कि मेरी बीवी से झगड़ा है तो लिहाजा मैं पड़ोसी को गाली दूँगा। ऐसा नहीं है। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इस्लामाबाद के इंतखाबात मुअख्खर किए गए, जिस तरह पंजाब में इंतखाबात को मुअख्खर किया जा रहा है, मुझे अपने कोर्टों से उम्मीद थी कि हमें वहाँ से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हमारा हक़ है कि हम पंजाब में दोबारा इंतखाबात कराएं, और हमें उम्मीद ही आज भी है, कायम है, कि हमें कोर्टों से रिलीफ मिलेगा। मेरा कोर्टों से भी सवाल है। मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत मुअद्दबाना तरीके से अपने मुअज़्ज़ज़ जजों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या एक मेजॉरिटी की हुकूमत, एक सिटिंग हुकूमत को इख्तियार नहीं है कि वो असेंबली डिज़ोल्व कर सके? क्या हमें ज़रूर है कि हमने लिख के देना है कि जी हम फ़लाँ तारीख तक नहीं करेंगे? आपने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया कि जो गवर्नर की गैर कानूनी रूलिंग थी उसको उठा के बाहर फेंका, लेकिन हमें ये इख्तियार होना चाहिए कि हम जब चाहें अपनी असेंबली को डिज़ोल्व करें और नए इंतखाबात की तरफ जाएं, क्योंकि हम समझते हैं कि इससे मुस्तहकम होगा। ये जमहूरी फ़ैसला होता है, ये जमहूरियत में यही फ़ैसले किए जाते हैं। हमें इस्लामाबाद में इंतखाबात चाहिए। मेरे कोर्टों से ये उम्मीद है कि वो देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन कितना बायस्ड इस वक्त हुआ है, कितना एक तरफा इलेक्शन कमीशन फ़ैसले दे रहा है, मुसलसल एक के बाद दीगरे। आपको कोई फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ चाहिए, इलेक्शन कमीशन चले जाएं, इंशाअल्लाह आपको जल्द मिल जाएगा फ़ैसला। एक तरफ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, दूसरी तरफ हम कहते हैं तोशाखाना के सारे केसेस खोलो, सारा निकालो, रिकॉर्ड बाहर लेकर आओ, पता चले कि कौन। जिस दिन से कोर्ट ने तोशाखाना का रिकॉर्ड मांगा है, उस दिन से मुझे घड़ी की टिक टिक बंद हो गई है। बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही किसी की, क्योंकि तोशाखाना में डकैतियाँ मारी हैं इन्होंने। इमरान खान ने तो घड़ी ख़रीदी थी, इन्होंने डकैतियाँ मारी हैं, बग़ैर पैसे दिए इन्होंने माल उठाया है। 3 BMW नवाज शरीफ ले गए हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जरदारी ले गए हैं, जो कि पैसा देने के बावजूद नहीं ले जा सकते आप वहाँ से, और अरबों रुपए के वहाँ से इन्होंने माल उठाया। आने दें लिस्टें, पता लगेगा कि किस किस ने क्या क्या उठाया। और ये सिर्फ सियासतदानों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, ये सिर्फ सियासतदानों तक महदूद नहीं रहना चाहिए। हमारी जुडिशरी, हमारे इदारे, हर जगह से हमें पता होना चाहिए। अगर हमें अपने सियासतदानों का पता करना है कि तोशाखाना से क्या क्या काम हुए हैं, तो हमें हर चीज़, हर एक का पता करना है कि तोशाखाना से किसको क्या मिला, किसको कितने तहफ़ मिले, पता होना चाहिए हमें, हमारा हक़ है मालूम करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो आने वाली ये नई चेंजेस हैं इदारों के अंदर बाजवा साहब के बाद, वो पाकिस्तान को बचाने के लिए फ़ैसले करेंगे जो उनके इख्तियार में हैं। वो उस तरह के फ़ैसले नहीं करेंगे कि वो शख्सियत, पसंद नापसंदीदा शख्सियत के ऊपर पाकिस्तान को दाव पे लगा दें। हमें कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान के इदारे बेहतर हाथों में गए हैं।
हमें उम्मीद है कि वो बेहतर फैसले भी करेंगे। पाकिस्तान की डूबती मईशत को सहारा देने के लिए जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। पाकिस्तान में नए इंतखाबात अशद ज़रूरी हैं। इन चोरों के साथ ये हुकूमत मज़ीद आगे नहीं चल सकती, पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोग आए।